क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू आज एक नए चैप्टर से चर्चा को शुरू करना है, लास्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बाबू उस चैप्टर का नाम है बैंकिंग। बाबू यूनिट चल रही थी हमारी मनी एंड बैंकिंग, अब लास्ट चैप्टर है बेटा बैंकिंग। बहुत सारा डिस्कशन करना है सर, जिसमें से 2 दिन का डिस्कशन ऐसा होगा जो आपके लिए जो 11th पढ़े हुए हैं उनके लिए पुराना डिस्कशन होगा। शुरू के 2 दिन का मतलब आज का और कल का, ठीक है जी। सैटरडे से सब कुछ आपके लिए भी नया होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ बैंक्स की। बेटा वैसे तो बैंक कायदे से 4 तरीके के होते हैं, पर मेरा चारों तरीकों पे डिस्कशन नहीं है। मैं बेटा 2 तरीके की बैंक की चर्चा करूंगा आपके साथ। बेटा वन इज कमर्शियल बैंक एंड अदर वन इज सेंट्रल बैंक। चर्चा पूरी डिटेल होनी चाहिए बेटा, पूरी डिटेल, ठीक है। जितनी डिटेल हो सकती है उतनी डिटेल चर्चा करेंगे इसके ऊपर। और फिर मैं पहले कमर्शियल बैंक पे शिफ्ट करूंगा, जबकि मुझे पता है पूरी 12th क्लास में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ से आ गया कोई 1 मार्कर आ जाएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा बेटा। बाबू इस पे चर्चा ना 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज बहुत ज़्यादा करती है। अगर आपको याद हो बेटा, बिजनेस सर्विसेज चैप्टर नंबर 4। मुझे नहीं पता कितनों को क्या याद है, ठीक है जी, लेकिन चलो खैर, नहीं भी कुछ आता तो पूरी चर्चा करते हैं। तो क्या बेसिक फर्क होता है कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में, पहले चर्चा ये करता हूँ। तो बेसिक फर्क ये होता है कि कमर्शियल बैंक पब्लिक डीलिंग करता है और सेंट्रल बैंक पब्लिक डीलिंग नहीं करता। तो वो इंडिया में सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कितने कॉन्फिडेंस से बताया? अभी 2 चीजें और पूछो, अभी ध्यान देते। इंडिया में बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, आरबीआई बोलते हैं प्यार से। और वो मैं तो इसको बोलता हूँ बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक, पापा हॉल बैंक, दादा हॉल बैंक, यही है बेटा आरबीआई, ठीक है जी। और आपको पता लग जाएगा क्यों पापा हॉल बैंक है, क्यों दादा हॉल बैंक है ये। बहु इसको बैंकर्स बैंक भी बोला गया और गवर्नमेंट्स बैंक भी बोला गया। वजह क्या? देखो सर, हम पब्लिक के मेंबर हैं, हमें अपना अकाउंट खुलवाना है, इधर सेविंग और करंट और एफडी और आरडी। हम किसके पास जाएंगे? कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक पब्लिक डीलिंग ये करता है, हम इसके पास गए, हमने अकाउंट खुलवाया, पैसे जमा कर दिए। अगर हमें लोन की जरूरत हो तो बाबू अगेन वी अप्रोच कमर्शियल बैंक, लोन के लिए अप्लाई करेंगे, यहीं से लोन मिलेगा। बाबू इंडिया में जितने भी बैंक है सबका अकाउंट होता है विद सेंट्रल बैंक। वो पैसे जमा करते हैं विद सेंट्रल बैंक, उनको लोन चाहिए सेंट्रल बैंक से मिलेगा। बाबू इसलिए हम इसको बोलते हैं बैंकर्स बैंक, बैंकों का भी बैंक। समझ में आ रही है बात? जो काम पब्लिक कमर्शियल बैंक के साथ करती है वही काम कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के साथ करते हैं। बाबू इसको बोला गया गवर्नमेंट्स बैंक, गवर्नमेंट का भी बैंक। इंडिया में बेटा 29 स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दे ऑल आर हैविंग अकाउंट विद सेंट्रल बैंक। सबके अकाउंट है, सारी गवर्नमेंट अपने पैसे यहीं जमा करती है। और अगर किसी गवर्नमेंट को लोन की जरूरत पड़ जाए, अगेन बेटा सेंट्रल बैंक से ही लोन मिलेगा। इसी वजह से बोला गया गवर्नमेंट्स बैंक, बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक। समझ में आ रही है तरीका? अब वो मैं सारी बात करता हूँ इन डिटेल, चाहे वो थोड़ी सी काम की है या नहीं, ठीक है। एक बार मैं चाहता हूँ सब कुछ क्लियर है। सर हमने ना हमेशा सुना है कि सेंट्रल बैंक पब्लिक डीलिंग नहीं करता, पर अगर आपको याद हो मैंने 11th क्लास में एक बात बताई थी बाबू, एक बार ना सेंट्रल बैंक ने भी पब्लिक डीलिंग किया है। मतलब लकीली हमारे पास वो एग्जाम्पल है, हमने देखा भी है सबने, वो आपको पता नहीं होगा वैसे, पर हम सबने देखा है पब्लिक डीलिंग करी है सेंट्रल बैंक ने। कब? अभी बेटा पुरानी डिमोनेटाइजेशन पर 8 नवंबर 2016। आपको पता है क्या आदेश थे एग्जैक्टली? चलो आपकी फील्ड नहीं थी, आपको पता नहीं होगा कि आप 31 दिसंबर तक किसी भी कॉमर्शियल बैंक में पैसा जमा करा सकते हो। किसी भी कॉमर्शियल बैंक में, किसी भी कॉमर्शियल बैंक से एक्सचेंज कर सकते हो अपने आधार कार्ड दिखा कर। याद है कोई बात? और अगर
31 दिसंबर तक नहीं कर पाओ तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक आरबीआई में करा सकते हो। आरबीआई ने पब्लिक बिलिंग करी थी, आरबीआई में पैसा जमा हो सकता था पब्लिक का। ये क्यों, ऐसा क्यों किया गया? बाबू मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लो कोई इंसान 6 नवंबर को 3 महीने का वीजा लगवा कर घूमने गया हुआ सिंगापुर, अब उसके घर में पैसे पड़े हुए हैं तो उसके पैसे नहीं बदले जाएंगे? मान लो वो फरवरी में वापस आ रहा है किसी डेट को, बताओ पैसे नहीं बदले जाएंगे? बदले तो जाएंगे। तो बाबू वो बदलेगा लेकिन आगे आपको सारे प्रूफ देने होंगे, बोर्डिंग पास वगैरह, फ्लाइट के टिकट्स वगैरह, वीज़ा, सब प्रूफ दे दो, बदल दो, ठीक है ना। 31 दिसंबर के बाद पैसे उन्हीं के बदलेंगे जिनके पास स्पेसिफाइड रीजन था, और सबसे स्पेसिफाइड रीजन आपकी फॉरेन विजिट हो। तो पब्लिक डीलिंग तो इसने भी की थी एज एक्सेप्शन, पर हाँ जनरल सेंस आपको याद रखनी है कि पब्लिक डीलिंग नहीं करता, ठीक है। पब्लिक डीलिंग कौन करता है? हमेशा कमर्शियल बैंक, कोई दिक्कत तो नहीं। एक क्वेश्चन उनसे बेटा जो 11 मुझसे नहीं पढ़े, बोलना मत बाकी बच्चे प्लीज, ठीक है जी। बाबू आरबीआई को क्या बोलूँ, सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा चलो फिर, ऐसे तो किसी की लिपसिंग कहती है सेंट्रल बैंक बोल दो, कोई कहता है सेंट्रल बैंक। सर मैं वैसे एक बात बताऊँ, देखो अगर हम इंडिया में रह रहे हैं हमारा मतलब तो इंडिया से ही है, हमेशा बोलो सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन, मतलब इतनी बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा समझदारों के दिमाग में, आप सोच भी नहीं पाओगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्यों ना बोले, सेंट्रल बैंक क्यों बोले? बाबू इंडिया में एक कमर्शियल बैंक है उसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया में कमर्शियल बैंक है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आपके शहर में ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। मैं अभी पिक भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ठीक है ना। मैंने पिक क्लिक की थी स्पेशली 11th क्लास को समझाने के लिए, जो ज्ञान पुल जहाँ फूल वाले बैठते हैं उसके सामने देखे ना, ब्रांच है, ब्लू कलर का बोर्ड लगा होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। मेरे तो बहुत सारे क्लाइंट्स के अकाउंट हैं वहाँ पर, ठीक है जी। आपके शहर में ब्रांच है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, वो आरबीआई नहीं है, वो एक कमर्शियल बैंक है, समझ में आती है बात। तो हम हमेशा मैं ट्राई करता हूँ कि बच्चे सेंट्रल बैंक बोले, किसी की कोई कंफ्यूजन ना बचे, और तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है, आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है बहुत बड़ी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ जिसकी वजह से मैं आरबीआई को पापा फॉल बैंक बोलता हूँ, दादा फॉल बैंक बोलता हूँ। वो रीज़न क्या है, सबसे काम की बात है बाबू, आपको पता है हम आरबीआई को बोलते हैं कंट्रोलर, रेगुलेटर ऑफ कमर्शियल बैंक, ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है सारे कमर्शियल बैंक को। आपको रीज़न पता लग जाएगा बहुत सारे फंक्शन पढ़कर सेंट्रल बैंक के कि हम क्यों बोलते हैं ऐसा। और बाबू मैं एक चीज़ का डिस्कशन कर देता हूँ आपके साथ जो आपको लगेगा कि काफ़ी ठीक ठाक था, पुराने बच्चों के लिए ये बात भी पुरानी है। बाबू एक बार गुजरात में एक पर्टिकुलर जगह पर एक बैंक को लेकर एक अफवाह फैल गई कि ये बैंक ना कंगाल हो गया है, दिवालिया पैसे नहीं इसके पास। और इंडिया में रियोमर्स का तो बस ये है कि कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इतनी तेज़ी से सर्कुलेट नहीं करेगी जितनी तेज़ी से रियोमर्स उड़ेंगे। तो अब वो रियोमर्स उड़ गए, पूरे एरिया में फैल गया, ये बैंक दिवालिया हो गया। अब वो लोग 7 बजे लाइन में लगने शुरू हो गए कि आज ले लेंगे पैसा, 10 बजे बैंक खुलते, ठीक है जी। इतनी बड़ी बड़ी लाइनें जो शायद डीमोनेटाइजेशन में भी नहीं होती। लगभग बेटा उस ब्रांच में जिसका भी अकाउंट था वो लाइन में था, 10 बजे बैंक ब्रांच खुलती है, ब्रांच मैनेजर को पता लगता है क्या अफवाह फैल गई, उसके पास ब्रांच में थोड़ा बहुत जितना भी कैश होता है वो देना शुरू करता है, जो भी मांगता है वो दे रहा है। वो एक कॉल लगाता है ऊपर, आरबीआई तक पहुंचता है मैसेज कि ऐसे ऐसे करके रियूमर फैल गया। आरबीआई ने एक ही डायरेक्शन दी बैंक को कि आप सबके पैसे देने, आपने पैसे नहीं रोकने, कैश की टेंशन मत लो, कैश अभी आपके पास पहुंचता है। आसपास की सभी ब्रांचेस में कॉल किया गया कि जितना कैश है पहुँचा दो इस ब्रांच में, ठीक है। इवन आरबीआई को प्राइवेट चार्टर एक प्लेन भी उड़ाना पड़ा,
जिसमें भर भर के कैश था। प्लेन लैंड भी होता है, वो कैश उस ब्रांच में पहुंचाया जाता है। कोई लंच टाइम नहीं हुआ, आज पैसे ही बांटे जा रहे हैं बस। 5 बज गए, ब्रांच बंद नहीं हुई, आरबीआई की डायरेक्शन के हिसाब से पैसे बांटे जा रहे हैं। आज 8 बजे तक एक एक अकाउंट, एक एक लॉकर, सब कुछ खाली कर दिया था, सब कुछ। जिसके जितने पैसे थे सब ने सब निकलवा दिए। ब्रांच ने किसी का कोई कर्जा नहीं देना, जीरो हो गया सब कुछ। और वो लोगों को 8 बजे एक बात समझ में आ गई कि अगर इस ब्रांच में भागना होता या एक कंगाल हो गई होती तो फिर आज लंच टाइम तो 1 से 2 घंटे का होता। अगर आज इसमें भागना होता तो पब्लिक टिफिन 4 बजे बंद कर देते हैं, आप 3 बजे ही बंद कर देते। लोगों को समझ में आ गया कि ब्रांच में ऐसा कुछ भी नहीं था, सबके पैसे वापस भी मिल गए, कोई ऐसी दिक्कत थी ही नहीं। अगले दिन बेटा सुबह वही सभी लोग दोबारा अकाउंट खुलवा के पैसे जमा करा रहे थे। दिस इज आरबीआई फॉर यू सर। जब से आरबीआई है तब से इंडिया में एक भी बैंक इंसॉल्वेंट हुआ ही नहीं। मैं एक्चुअल बात बताऊं आपको, मतलब जब मैं 11th-12th में था तो अभी तो बहुत विजन लोगों का क्लियर हो चुका है, बहुत मतलब ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं चीज़ें लोग। मतलब मेरे घर में ऐसा बोला जाता था कि प्राइवेट बैंक हमने कभी खाता नहीं खुलवाना, पैसे मत जाएंगे, ऐसे मेरे मदर फादर बोलते थे। मुझे पता ही नहीं था भैया, हम बहुत छोटे थे, हमें आइडिया ही नहीं था कि क्या प्राइवेट बैंक और क्या सरकारी बैंक, ठीक है जी। और खाता नहीं खुलवाते थे, एक्चुअल बात बता। मतलब आप ये समझो, उसका जब थोड़ी सी अकल आई, मुझे पता था कि सरकारी बैंक में तो ऐसी सर्विसेज कभी भी नहीं मिल सकती, ऐसी प्राइवेट बैंक मिलती हैं। जो HDFC, एक्सिस, ICICI सर्विस दे देते हैं, तो SBI PNB नहीं दे सकते। तो मैंने तो सारे अकाउंट अपने बंद बंद करा कर सब प्राइवेट बैंक में शिफ्ट करे, ठीक है जी। सर मुझे तो एक बात पक्का पता है, जब तक आरबीआई तब तक किसी को कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन है ही नहीं। वरना बाबू एक हालात आप सब ने वो भी देखा है, जब नीरव मोदी फ्रॉड हुआ, ठीक है ना, और पीएनबी की वॉट लग गई। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है पीएनबी की वॉट लगते हुए, येस बैंक की वॉट लगते हुए। येस बैंक की वॉट अनिल अंबानी जी ने लगाई, बहुत पैसा रोका, बहुत होलसेल में लोन थे उनके पास कई हज़ार करोड़ के, और वो खुद खुद गंगा हो गए। और येस बैंक के जो 12 बजे भाई साहब, मतलब इससे तगड़े 12 नहीं बच सकते कि 360 रुपये का शेयर मैंने अपने हाथ से खरीदा हुआ है येस बैंक का एक दिन, 360 रुपये का शेयर, और वो शेयर 12 रुपये पे आया, 12 रुपये पे आया। इतनी बड़ी बैंड अभी तो हाँ 23 रुपये चल रहा है, कल 23 रुपये कुछ पैसे था, ठीक है ना। मतलब इतनी बड़ी बैंड नहीं देखी होगी किसी ने बचते हुए। पर बाबू मतलब मेरी मदर को भी ऐसा लगा जिस दिन पीएनबी वाली न्यूज़ आई कि अगर कुछ पैसा पीएनबी में पड़ा है ना, निकाल दो। मैंने वो ये समझा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इंडिया से आज तक कोई बैंक दिवालिया नहीं हुआ और होगा नहीं। दिस इज आरबीआई फॉर यू। सो देखो, पढ़ा लिखा आदमी हो सकता है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो एक ज़्यादा डरता है, जो ठीक पढ़ा लिखा है उसको पता है, समझ है, वो बिल्कुल नहीं डरेगा कि आगे नहीं भागता। मुझे ऐसा लगता है जितनी ज़्यादा एजुकेशन हो जाती है ना, उतना रिस्क लेने की पावर कम हो जाती है। अनपढ़ आदमी सबसे बढ़िया रहता है, सबसे मस्त वाला, ना उसे रिस्क का पता ना उसे कैलकुलेशन का पता, बंदा तो इन्वेस्ट करता है और वही कमाता है। एक्चुअल बात बता रहा हूँ, पढ़ा लिखा आदमी ना, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है। हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है ना इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हमें सारे तिगड़म घुमाते हैं, इन्वेस्ट करे ना करे, रिस्क रिवॉर्ड रेशो सब कुछ देख लो, सब कुछ, ठीक है ना। इस चक्कर में हम इन्वेस्ट कभी नहीं कर पाते। मुझे लगता है कम पढ़ा लिखा रहना चाहिए आदमी को, रिस्क लेने की एबिलिटी बढ़ी रहती है। लेकिन वो मुझे पक्का पता था ना पीएनबी को कुछ होगा ना येस बैंक को कुछ होगा। और तो येस बैंक के हालात बहुत खराब हो गए थे टाइम पर, मतलब उन्होंने तो कैश तक देने से मना कर दिया था। येस बैंक में तो ऐसे भी रेगुलेशन आए हैं कि एक दिन में 1,000 से ज़्यादा कैश नहीं निकाल सकते, फंड ट्रांसफर कर दो। मतलब अगर आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए हैं तो 100 दिन लग जाएंगे निकालने में, फंड ट्रांसफर कर दो दूसरे अकाउंट में। मतलब इतनी क्रिटिकल स्टेज देखी हुई है मैंने येस बैंक की, और सीए बनने के बाद देखी हुई है, मतलब ये पूरी प्रॉपर नॉलेज थी।
तो लेकिन क्या कुछ हुआ? भाग गया? भाग जाएगा? तो सवाल नहीं पैदा होता। इंडिया में आरबीआई ऐसा रेगुलेटर, ऐसा कंट्रोलर है सर, आज तक कोई कमर्शियल बैंक भागा नहीं है और भागेगा भी नहीं, अगले 200 साल तक भी नहीं भागेगा। टेंशन फ्री कहीं पर भी अकाउंट खुलवाओ, किसी भी प्राइवेट बैंक में, किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में, मुझे ऐसा लगता है आरबीआई नहीं भागने देता बेटा, बहुत खतरनाक रेगुलेटर है। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, 2008 अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक नोन एज लेमन ब्रदर्स, जितना बड़ा बैंक इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, समझ सकते हो कितना बड़ा बैंक है, 60,000 करोड़ के प्रॉफिट है, ठीक है। इतना बड़ा बैंक दिवालिया हो गया था 2008 में, कंगाल हो गया था, कंगाल, इंसॉल्वेंट हो गया, प्रॉपर्टीज कम और लाइबिलिटीज ज्यादा, लोन बांट रखे थे दबा दब बिना किसी सिक्योरिटी के, दिवालिया हो गया अचानक से। और मैं बता देता हूँ, आप उठाकर देख लेना हिस्ट्री शेयर मार्केट की, इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो गया था जितना कोविड में हुआ था, शेयर मार्केट स्वाहा हो गई थी, बिल्कुल खत्म 2008 में लेमन ब्रदर्स के बाद। अमेरिका की शेयर मार्केट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है दुनिया की सारी शेयर मार्केट पर। अमेरिका की मार्केट स्वाहा हुई, सारे देशों की मार्केट स्वाहा करती थी, इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट हुआ था, ठीक है जी। और उसका भी एक रीज़न है, मतलब खैर अगर डिटेल बोलना है तो बोल देता हूँ। और वो अमेरिका में ऑडिट पता कौन करता है? एनबीएस। इंडिया में सीएस करते हैं, बस यही फर्क है। अब बोलते हैं बेसिक फर्क क्या होता है एमबीए और सीए में? पैकेजिंग का। हाँ, उनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, वो प्रोडक्ट बहुत खराब है, वो किंडर जॉय है, वो ये पता नहीं क्या होता है, यही आता है मुझे एग्जांपल घूम फिर के, वो किंडर जॉय है, उनकी पैकेजिंग ना सच में बहुत अच्छी हुई है, वो प्रोडक्ट बहुत खराब है। कोई इंसान एमबीए कर रहा होता है, क्या कहते हैं उसको, अरे सर आज आप प्रेजेंटेशन दोगे क्लास के सामने, उन्होंने 2 साल ना क्लास को प्रेजेंटेशन ही दिया, नॉलेज है कि नहीं है, बस अच्छा बोल लेते हैं, उनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। और सीएस वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, पैकेजिंग बहुत खराब है। 4 साल एक ही कमरे में बैठकर पढ़ाई की हुई है, सीए बन गए हैं, इतनी नॉलेज है, एमबीए को कभी नहीं हो सकती, पर पैकेजिंग बहुत खराब है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाबू कम्युनिकेशन स्किल पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी प्रेजेंटेशन ही नहीं दी 4 साल में, बस यही फर्क है। इंडिया में ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं और अमेरिका में एमबीएस करते हैं, तो इतना बड़ा बैंक लुटवा दिया उन्होंने, बेसिक फर्क बता रहा हूँ, और देख लेना ये महसूस कर जाओगे आप बहुत सारी जगहों पर। चलो खैर, वरना एमबीए इन फाइनेंस हमेशा लड़ते रहते हैं, हम सीएस से ऊपर है, जो एमबीए कर लेता है ना इन फाइनेंस, उसे लगता है बस मैं ही सही हूँ, ठीक है, मैं सीए से भी ऊपर हूँ। चलो खैर लेट इट बी, मुद्दा नहीं है। कमर्शियल बैंक की चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा, बाबू मुझे डिस्कस कर रहे हैं कमर्शियल बैंक के फंक्शंस आपके साथ, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। बाबू सेंट्रल बैंक की बात को मैंने अभी पेंडिंग छोड़ दिया, ठीक है, यहीं तक था सफर अभी सेंट्रल बैंक का, इसके बाद सफर 2 दिन के बाद शुरू हुआ। बाबू कमर्शियल बैंक क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, कोई मुझे बताएगा कमर्शियल बैंक की मेन कमाई क्या है, मेन अर्निंग्स ऑफ कमर्शियल बैंक? लोन्स, लोन्स भाई, बाकी अर्निंग है पर मेन अर्निंग तो क्या है बेटा, लोन। देखो बाबू, कमर्शियल बैंक आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, चाहे आप सेविंग अकाउंट खुलवाओ, चाहे आरडी खुलवाओ, चाहे बेटा एफडी खुलवाओ, पैसा आ गया कमर्शियल बैंक के पास, बाबू यही पैसा कमर्शियल बैंक लोन पर देता है, और ये जो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट है ना इन दोनों बातों के बीच में, ये उसकी मेन कमाई है। बाबू आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया, आपको 3% ब्याज मिलता है ऑन योर सेविंग अकाउंट, ठीक है। और बाबू कमर्शियल बैंक इस पैसे को लोन पर चढ़ाता है 10%, 11%, 12% पर। मान लो किसी को बिजनेस लोन दिया हुआ है ऑन 12%, 12% ब्याज आएगा, आपको 3 देगा, 9% उसकी जेब के लिए बच गया। अगर आपने एफडी कराई हुई है तो आपको 6% ब्याज देता है, और मान लो 12 पर दिया हुआ है आगे, या 11 पर दिया हुआ है, तो 11 आए, 6 दिया, 5% बच गया। तो बाबू ये डिफरेंस ही उसकी कमाई है, कभी ये डिफरेंस 3% होता है, कभी 4, कभी 5, कभी 7, कभी 9, कभी 10, कभी 16, बहुत बड़े बड़े डिफरेंस भी होते हैं, ठीक है जी। कुछ लोन ऐसे होते हैं पर्सनल लोन जो बिना सिक्योरिटी के बैंक करता है, उसमें बैंक ब्याज भी 20-22% लेता है,
क्योंकि वहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है ना कि डूब जाएगा, कोई सिक्योरिटी मेरे की कुछ नहीं, तो वहाँ ब्याज बहुत ज़्यादा देता है बैंक। समझ में आ रही बात बाबू? अब मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको आइडिया नहीं होगा सर, जब आप बैंक का इंफ्रा देखते हो ना तो आपको लगता है यार 5-5 लाख रुपए महीना कैसे फूक देते होंगे। सर कई बैंक का इंफ्रा ऐसा होता है, देख के लगता है 5 लाख 7 लाख रुपए महीना ना फूक रहे हो। और ज़्यादातर बैंक को आपको देख के यही लगेगा। एक अच्छी सी प्राइम लोकेशन पर बैंक होगा, कोर्ट रोड, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक को देखो, प्राइम लोकेशन पर बैंक है और ठीक ठाक जगह ले रखी है रेंट पर। आपको लग रहा होगा यार 4-5 पेटी तो रेंट रेंट है, सारा दिन AC बंद नहीं करते, इतना सारा स्टाफ बैठा हुआ है, तो नहीं क्या क्या खर्चे कर रहे हैं। लगता है ना 10 पेटियां खर्च कर रहे हैं हर महीने की, 1 करोड़ 20 लाख खर्च कर दिए, कमाते नहीं है कि नहीं? सर छोटी छोटी गली मोहल्ले की ब्रांचेस के लोन 100-100 करोड़ है। गली मोहल्ले में भी जो ब्रांच है ना, 100 करोड़ के लोन कर रखे हैं उसने, किसी भी मुकालते में मर्जी ना, अगर वो डिफरेंस 9% हो ना तो 9 करोड़ कमा रहे हैं। 1 करोड़ खर्च भी दिया, टेंशन मत लो आप उस ब्रांच की, वो बहुत ठीक ठाक प्रॉफिट में चल रही है। और ये तो मैं सिर्फ अभी लोन से कमाई बता रहा हूँ, और भी बैंक के पास कमाई के जरिए हैं। लोकल का रेंट आता है भाई, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड पे भी बाबू इंटरेस्ट आ जाता है, उसके चार्जेस हैं, डेबिट कार्ड के चार्जेस हैं, नेट बैंकिंग SMS चार्जेस हैं, चेकबुक इशू कर रहे हैं उसके चार्जेस हैं। तो बैंक की कमाई तो बहुत ठीक ठाक है, उसकी समस्या मतलब आप जितनी मर्जी प्राइम लोकेशन हो, बैंक का खर्चा निकलता रहता है। अगर एक सेकंड पूछ ली तो सर समझ में आता है SBI दुनिया का सबसे बड़ा बैंक क्यों बनता जा रहा है, क्यों इतनी कमाई करता चला जा रहा है? सर SBI ना पब्लिक बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक और दो किसी प्रॉफिट मोटो से गवर्न नहीं होते, उनका मोटो है बेस्ट सर्विसेज देना। सबसे ज़्यादा लोन SBI के पास है पूरे इंडिया में। क्यों? क्योंकि सबसे सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर दूसरे बैंक का 8 है ना, तो आप देखोगे इसका 7.75 ही होगा, पर इतना लोन किया हुआ है, इतना लोन किया हुआ है कि वो 7.75 भारी पड़ता है 9% भी। इसलिए SBI बहुत बड़ा बैंक बन जाता है बाबू, ठीक है, बहुत मोटी कमाई कर रहा है इसमें, और SBI बहुत आगे जाएगा भी देखना, ठीक है जी। मतलब मैंने 2022 में शायद SBI को देखा था, 300 रुपये के आसपास का शेयर था, 750 क्रॉस है, 150% बढ़ गया। चलो फिर आगे बढ़ाते हैं बात को बाबू। मेन कमाई का मैंने डिस्कशन करा, उसी मेन कमाई को ना मैं आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करना कि कमर्शियल बैंक की मेन कमाई क्या है वो पता लग गई, पर बाबू उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। बेटा बैंक का, कमर्शियल बैंक का पहला फंक्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। बाबू कोई भी कमर्शियल बैंक का पहला काम होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। बाबू लोन तभी दे सकते हो ना जब आपके पास पैसा आया हो, तो लोगों के डिपॉजिट तो आप एक्सेप्ट करोगे तभी तो लोन दे पाओगे। बाबू कमर्शियल बैंक 5 तरीके से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। सेविंग बैंक अकाउंट, प्यार से बोलते हैं SD, करंट अकाउंट, FD, RD, MODS। बहुत कुछ याद आ जाएगा बेटा 11th का, ठीक है। हाँ ये मुद्दा 11th का भाई, दूसरा मेरा 11 ये कब था? 11th हाँ भाई था, एक जगह पर था, ठीक है जी। छोड़ दो खैर कब था क्या था, तो समझने में ध्यान दो। बाबू मैं ना दो चीज़ों को कंपेयर करूंगा ताकि आपको क्लैरिटी दे सकूं, सेविंग बैंक और करंट अकाउंट, ठीक है जी। सब आराम से समझेंगे क्योंकि जैसे ये खत्म होगा उसका मेरा एक क्वेश्चन आएगा आपसे, ठीक है जी। तो सुनना जरा आराम से ताकि उस क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। बाबू सेविंग बैंक अकाउंट आर ओपन्ड बाय हाउस होल्ड्स। बेटा ये नेचुरल पर्सन अकाउंट खोल सकते हैं, हाउस होल्ड खोल सकते हैं सेविंग के लिए। हम सब जिंदा इंसान, हमारे पास सेविंग अकाउंट हो सकता है अगर हम चाहें तो। एक और एंटिटी ऐसी है, एक और एंटिटी ऐसी है जो जिंदा इंसान नहीं है पर वो फिर भी सेविंग अकाउंट खोल सकती है। आपको आइडिया भी नहीं होगा, मैं बहुत आगे के लेवल की बात कर रहा हूँ। उसका नाम है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, अगर आपने पढ़ा हो कभी।
ठीक है जी। बाकी कोई एंटिटी सेविंग अकाउंट खोल नहीं सकती, नेचुरल पर्सन, जिंदा इंसान और बाबू HUF खोल सकती है, पर सेविंग्स होंगी। बाबू करंट अकाउंट बेटा बिजनेस फर्म ओपन करती हैं, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे कंपनी है, चाहे HUF है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई बिजनेस कर रहे हो आप करंट अकाउंट रख सकते हो। ठीक है जी, समझ में आती है बात अभी तक जितनी बोली? बेटा सेविंग बैंक अकाउंट रखने पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलती है बेटा सेविंग अकाउंट रखने पर, और वो ब्याज 3 से 4% पर एनम होती है। ज़्यादातर सरकारी बैंकों में 3% का रेट है, इसलिए मैं 3% की बात करता हूँ। देखो एक्सेप्शन मिल जाएंगे, मेरी बात मत पकड़ना, क्योंकि हर बैंक का अलग मोटो है। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल है। जितने सरकारी बैंक अपने आसपास देखते हो आप, PNB देखते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखते हो, कुछ और की बात कर लो, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सर सब 3% देते हैं। पर बाबू आपको पता है ना प्राइवेट सेक्टर बैंक किस मोटो से गाइडेड होते हैं? प्रॉफिट मोटो। वो थोड़ा और लालच देते हैं। कोटक महिंद्रा कहता है मेरे पास सेविंग अकाउंट खुलवा तो 4% ब्याज दूंगा, तो चाहते हैं सारे हट जाएं वहाँ से, मेरे पास आ जाए डिपॉजिट अच्छे खासे। सर एक और बैंक है DCB, आपके शहर में माला रोड पर DCB बैंक, वो कहता है मेरे पास खुलवा लो 5% दूंगा। यस बैंक कहता है मेरे पास खुलवा लो 6% दूंगा सेविंग बैंक में इंटरेस्ट, और अगर 1 लाख से जमा रखोगे ज़्यादा तो 7% दे दूंगा। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैंने एक्सेप्शंस भी बता दिए, पर बाबू जनरल सेंस की बात करते हैं ताकि ब्रॉड आइडिया हो जाए सेविंग बैंक अकाउंट क्या होता है। तो सर यहाँ पर सालाना 3% ब्याज आपको देखने को मिल जाएगा, जनरल सेंस ही कहते हैं। बेटा करंट अकाउंट जब खोलते हो तो ब्याज तो भूल जाओ, करंट अकाउंट में कोई ब्याज नहीं मिलता, बल्कि करंट अकाउंट रखने के आपको चार्जेस देने पड़ते हैं बैंक को। बाबू कोई भी कमर्शियल बैंक जब आप करंट अकाउंट खुलवाने जाते हो तो उसके चार्जेस लेता है आपसे, ठीक है जी। ऐसा क्यों बाबू? ऐसा इसलिए कि ना तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की, ना ही बेटा नंबर ऑफ अमाउंट की कोई लिमिट है। बाबू ना तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की, ना ही बेटा अमाउंट जमा करने की कोई भी लिमिट है। विदाउट अ लिमिट जितना मर्जी पैसा जमा करो, विदाउट अ लिमिट जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन करो। समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ बाबू, आज आपकी 10 बजे दुकान खुली, एक कस्टमर आया, आपको चेक देकर चला गया, आपने छोटू को बोला छोटू फटाफट से अकाउंट में लगा के आ, सामने ही ब्रांच है 10 कदम दूर, छोटू ने चेक पकड़ा फटाफट से ब्रांच में लगाया। बाबू 12 बजे 2 और कस्टमर आए चेक देकर, आपने छोटू को बोला छोटू फटाफट से चेक लगा के आ, वो फिर चला गया। बाबू 15 मिनट बाद एक और कस्टमर आके चेक लेके, आपने फिर छोटू को इधर चला गया। सर बैंक रोक देगा, कितनी बार आ रहे हो, घर बैठो, बिजनेस कैसे चलाएंगे हम? बैंक रोक सकता है? सर करंट अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं होती। एक दिन में 50 बार बैंक ब्रांच चले जाओ, कोई बैंक ब्रांच का बंदा मना नहीं कर सकता। लेकिन ये मानते हो आप एक एक दिन में अगर एक एक व्यापारी 20-20 बार बैंक आएगा तो कितनी इनकन्वीनियंस हो सकती है बैंक को? हो सकती है कि नहीं? इसी बात के तो चार्जेस हैं बेटा, इसी बात के आप पे कर रहे हो। कोई लॉजिक पे नहीं बता पाता, सब कहते हैं चार्जेस है, बताओ तो सही लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है बेटा बाबू, इसमें अमाउंट जमा करने की भी कोई लिमिट नहीं है, विदाउट अ लिमिट अरबों रुपए जमा कर सकते हो, विदाउट अ लिमिट। सर आप खुद सोच कर देखो, रिलायंस के करंट अकाउंट में कितने पैसे होते होंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम पर? अब समझ में आ गया होगा कि कोई लिमिट होती नहीं होगी। क्लियर है बात बाबू? बट इन अ सेविंग अकाउंट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की भी लिमिट है, अमाउंट की भी लिमिट है। सर एक दिन में 2 बार चले जाओगे, तीसरी बार खुद कर भेज देंगे आपको, घर चले जाओ बस, इतना ही था आज। ठीक है जी। पर बाबू मुझे नहीं लगता सेविंग अकाउंट में 3 बार एक दिन में जाना पड़ता होगा, मैं तो कभी 2 बार भी नहीं गया। क्यों जाना पड़ता होगा? मुझे आज पैसे जमा कराने हैं, ऐसे कराऊंगा, मतलब 500 जमा कराने, 100 करके 5 बार जाऊंगा, इतना भी ले हो क्या? 500 जमा कराने एक ही बारी में करा के आ जाओगे भाई, ये अमाउंट 500 चाहे 50 हजार हो।
चाहे 5 लाख हो, एक ही बारी में करा के आ जाओगे, दोबारा क्या करोगे जाके? सीधी सी बात बाबू। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की भी लिमिट है, अमाउंट की भी लिमिट है। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली बात बता दी जाए, सर अगर सेविंग बैंक अकाउंट में एक साल में 10 लाख से ज्यादा कैश जमा हो गया, बस तैयारी कर लो, बम फूटने वाला है इनकम टैक्स का, नोटिस आएगा ही आएगा, कोई बचा नहीं सकता आपको। एक साल में सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा कैश जमा हो गया, कोई नहीं बचा सकता। एक बार नोटिस पक्का आएगा, वो बात अलग है कि बाद में आप रिप्लाई से सेटिस्फाई कर दो, पर नोटिस कंफर्म है। ठीक है जी। तो अमाउंट की भी लिमिट है, अंधाधुन पैसे नहीं। इनकम टैक्स भी पूछ लेगा जी कहाँ से आ रहा है पैसा, कहाँ से बरस रहा है, मुझे भी बता दो। इनकम टैक्स पक्का है, उसको पक्का जवाब चाहिए कि कहाँ से बरस रहा है। 10 लाख रुपए कैश जमा करा दिए, कैशलेस इकोनॉमी में, सीधी सी बात। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो परेशानी से नहीं? अगर तो 1 सेकंड और होस्ट कर रखते हैं। आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।